हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं VAC09 25 तक आपके क्वेश्चंस हम करा चुके थे और आपके इसमें 100 क्वेश्चंस आए थे। हमने कहा था कि 4 पार्ट में ये आपको वीडियो मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें 25 क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके थे सोल्व। अब हम आपके 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं, यानी कि आप तक जो है पूरे 50 क्वेश्चंस अब पहुंचने वाले हैं और सभी स्टूडेंट्स को देखना है कि उनके नंबर अब कितने बनेंगे। वैसे ये 100 नंबर का पेपर है आपका और 100 नंबर में से अगर आप 34 भी लेकर आते हैं तो आप पास आउट माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पेपर में आपको पास करना ज़रूरी है, ये क्वालिफाई पेपर है। मुझे लगता है इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, ये क्वालिफाई पेपर है। बाकी जब आपका रिजल्ट आएगा तो तब पता चल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर भी, तो अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 1 से 1.5 महीना आपके पेपर होते हैं उसके बीच में ही रिजल्ट आ पाता है। तो अप्रैल लास्ट या फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। 15 मार्च लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है सेकंड सेम का, बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए बैठे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तभी हम फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फॉर्म पहले ही फिल हो जाते हैं। अगर आपकी बैक भी आती है तो आप फर्स्ट सेम की बैक थर्ड सेम में देंगे, सेकंड सेम में नहीं देंगे। अपनी बैक आप थर्ड सेम में देते हैं जब आप थर्ड सेम का फॉर्म भरते हैं। बस आपको याद रखना होगा कि बैक के फॉर्म कब निकल रहे हैं। हालांकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी कराई गई थी हिंदी मिरर की तरफ से, सभी के पेपर भी बहुत अच्छे गए, तो मुझे लगता है बैक आने की तो कोई चांसेस है ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आती है तो थर्ड सेम में आप जाकर बैक भरते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेम तक, 4 से लेकर 6 सेम तक, फर्स्ट से लेकर आपका 6 सेम तक बने रहना है। अब यहाँ पर बता दें 26 का आंसर क्या जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पर्यावरण मुद्दा है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, अर्थव्यवस्था का उपयोग, शिक्षा या रोजगार? तो पर्यावरण मुद्दा तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा आंसर ए ही इसका जाने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आसान आंसर था ये, सभी का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 16 या फिर 17? तो आपको बता दें इसका आंसर भी आपका ए ही जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। अब यहाँ आपको बता दें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे? तो सभी को पता है कि पहले सबसे पहले आपकी जो है घास आती है, उसके बाद जो उसको खाता है वो प्रथम उपभोक्ता है, जो इसको खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता, जो उसको खाता है वो तृतीय उपभोक्ता। फिर ये सर्कल पूरा आपका हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर लगाया शाकाहारी तो बिल्कुल सही है, प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा और पोषक तत्व किस समुदाय में प्रवेश करते हैं? ऊर्जा और पोषक तत्व किसी समुदाय में प्रवेश करते हैं? निर्माता द्वारा, उपभोक्ता द्वारा, स्कैंजर द्वारा, अपरदाहारी द्वारा? तो यहाँ पर आपको बताना है 29 का आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऊर्जा और पोषक तत्व होते हैं किसी समुदाय में वह निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर होकर प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है जीवों का समुदाय, ऊर्जा, मिट्टी का मौसम या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही, पारिस्थितिक तंत्र में ये सभी चीज़ें आपकी शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इजी, इससे क्या हो सकता है आंसर आपका? केरल, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड? सभी को मालूम है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है कहलाता है आदत, समुदाय, आला, निवासी स्थान? तो आपको बता दें 32 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं डी तो बिल्कुल सही है,
जहाँ पर जीव रहते हैं उसको हम निवास स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट का क्षेत्र है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये सभी जितने भी एनवायरमेंटल से संबंधित पेपर होते हैं वहाँ सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य भारतीय क्षेत्र। तो 33 का आंसर आपका जाने वाला है बी, पश्चिमी घाट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट का क्षेत्र है, सॉरी ये आंसर आपका हो चुका है। आगे है क्वेश्चन, बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, बायोस्फीयर रिजर्व या फिर अभयारण्य। तो 34 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व तो बिल्कुल सही है। बाह्य स्थान एक होता है आपका अंदर, यानी कि जो बाह्य स्थान है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्राकृतिक समुदाय में जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण स्थापित होता है। तो एक प्राकृतिक समुदाय में जब हम जीव से जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं तो वो ट्रांसफर एनर्जी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य पारिस्थितिक तंत्र या फिर आला। तो 35 का आपने देखा ये आला बार बार आ रहा है वर्ड। 35 का आंसर जाएगा ए, खाद्य श्रृंखला। बहुत अच्छा प्रश्न, हर बार पूछा जाता है और जो आपके एनवायरमेंटल पेपर होते हैं सब जगह ये प्रश्न आता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है? तो ये आंसर बहुत इजी है, आप लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 70%, 68%, 44% या 21। तो 36 का आंसर कितना जाने वाला है? 21। ठीक है, सबसे ज़्यादा 70% कौन सी होती है तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब आते हैं डीओ का पूर्ण रूप है क्या है? डीओ का पूर्ण रूप यहाँ पर बताना है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डाइल्यूट ऑक्सीजन या फिर डिसेटल्ड ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आंसर आपने लगाया है। 37 का ए लगाया है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आवास के अंदर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। तो एक्स-टू इनविटू या फिर प्रोपोगेशन या फिर इन सीटू। एक्स-टू इन सीटू यहाँ पर इन विंट्रो है। 38 का आंसर इन सीटू जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने बाह्य पूछा, एक्स-टू जो होता है बाह्य होता है, इन सीटू अंदर का होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव है? जलीय जीवन को नुकसान, पेड़ पौधों को नुकसान, इमारतों और सामग्रियों को नुकसान, समुद्र के जल में वृद्धि। तो 39 का अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है, इमारतों और सामग्रियों को नुकसान होता है। और ये हम हर बार कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि जो आपका पेपर सोल्व हो रहा है VAC09 तो कोई आंसर आपको रॉन्ग नज़र आता है हमारा बताया हुआ, तो उसका ऑथेंटिक आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो करेक्शन ज़रूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपके पास 100% अपना रिजल्ट हम पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे को कहा जाता है? प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, डिकम्पोजर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। तो 40 का आंसर आप लगा लीजिए ए, प्रोड्यूसर बोला जाता है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज है। अक्षय संसाधनों, नवीनीकरण संसाधन, अटूट। तो यहाँ बताना है कि ये क्या है आपका। तो इसमें 41 में आंसर अगर आप बी लगा रहे हैं, अनवीनीकरण संसाधन। जीवाश्म ईंधन जब एक बार ख़त्म हो चुका है तो उसका आप नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो 42 का आंसर आपका अगर आपने लगाया है नाइट्रस ऑक्साइड तो बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी 3 आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, मोनोऑक्साइड भी और मीथेन भी। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से भी बन सकता है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण ऊर्जा का उदाहरण है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूपातीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो 43 का आंसर आपको बता दें, अनुकूल ऊर्जा ये सभी हैं, सौर भी है, पवन भी है, भूपातीय भी है ना।
चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक पर्यावरण मुद्दों की सूची नहीं है? जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। तो 44 का आंसर इन्होंने मुद्दों की सूची में है, सॉरी नहीं पूछा इन्होंने है पूछा है। तो मुझे लगता है सभी आएगा यहाँ पर। आपका जो है जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण सभी आते हैं पर्यावरण के मुद्दे में, और ये वैश्विक मुद्दे हैं। चलते हैं आगे। कौन सा नवीकरणीय स्रोत नहीं है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं या उसको दोबारा से हम किसी और में मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? नवीनीकरण होता है। जंगल है, कोयला है, पानी है, इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर आपका पानी आएगा। पानी एक आपने यूज कर लिया तो वो दोबारा से नहीं यूज कर सकते, वो वेस्टेड ही है ना। लेकिन जंगल का आप यूज कर सकते हैं, लकड़ी का, कोयले का आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तापमान की इकाई है सेल्सियस, एफ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इसका आंसर आपका ए जाना चाहिए 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर, वायुमंडल, भूमि के बीच का जल निरंतर परिसंचरण दर्शाता है। जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, भूमि चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। एलिमिनेट कर दीजिए। तो जब ये महासागर, वायुमंडल, भूमि के बीच का जल, तो ये क्या कहलाएगा? ये जल चक्र ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्षा को मापा जाता है किसके द्वारा? रेन गेज, थर्मामीटर, अल्टीमीटर, बताइए किससे? या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर देते हैं। 3 बचे ऑप्शन। अब इसमें आपका ए आंसर जाएगा। इसको हम वर्षा मापी भी बोलते हैं। रेन गेज को हम वर्षा मापी भी कहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश, देशांतर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो ज़्यादातर एलिमिनेट ही हो जाता है। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। 49 में आंसर जाएगा देशांतर। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न वाले आपके क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि दोनों होंगे तो वो ज़्यादातर सी ही लगा कर आ जाते हैं। चलते हैं आगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में पृथ्वी का ऊपरी भाग कहलाता है। तो 50 का आप आंसर अगर लगा कर आए हैं उत्तरी गोलार्ध, तो इसमें आपको बता देते हैं थोड़ा सा हम कि जो भूमध्य रेखा है वह एक काल्पनिक रेखा कही जाती है, और जो उत्तरी दक्षिणी को यह विभाजित करती है। जो भूमध्य रेखा होती है ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी को, दोनों को विभाजित करती है, और ये काल्पनिक रेखा इसको कहा जाता है। तो बने रहिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 75 तक, और तब तक लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, करते रहिए। और नहीं जुड़े हैं हिंदी मिरर से तो प्लीज़ जुड़ जाइए।